आज मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बात करने के लिए मेरे शो बुक बीट्स A to Z पर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो किताबों से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं, आज की इस बातचीत का भरपूर आनंद लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं किताबों का ये सफर। नमस्कार। आज हम स्टीफन कोवी की जो दुनिया भर में मशहूर किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके एक सार पर बात करेंगे गहराई से। जी। ये किताब मतलब सिर्फ मैनेजमेंट के लोगों में ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव का जरिया बनी है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो इन 7 आदतों की जो मूल बातें हैं उनको पकड़ते हैं, और हमारा मकसद है कि इसमें जो जरूरी आइडियाज हैं उनको सामने लाएं। हाँ, और ये सिर्फ सक्सेस के टिप्स नहीं है। सही कहा, ये एक सिद्धांत आधारित, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का तरीका बताने की कोशिश है। बिल्कुल। और कवि का जो मेन पॉइंट है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। वो कहते हैं कि सच्ची इफेक्टिवनेस वो बाहरी चीजों से, पर्सनैलिटी चमकाने से नहीं आती। अच्छा। वो आती है चरित्र से, कैरेक्टर से, हमारे अंदरूनी उसूलों से। और ये एक सफर जैसा है। हम सब डिपेंडेंट शुरू करते हैं, दूसरों पर निर्भर, फिर मेहनत से इंडिपेंडेंट बनते हैं, आत्मनिर्भर। लेकिन असली मंजिल है इंटरडिपेंडेंस, मतलब ये समझना कि हम मिलकर, सहयोग से, अकेले से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ओके। ये 7 आदतें इसी सफर में गाइड करती हैं। तो चलिए फिर इन 7 आदतों को एक एक करके समझते हैं। आपने कहा ये एक क्रम में है और 3 हिस्सों में बटी हैं। पहला हिस्सा है व्यक्तिगत जीत, यानी प्राइवेट विक्ट्री का, जी, जो हमें सेल्फ कंट्रोल और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। हाँ, निर्भरता से स्वतंत्रता तक। तो पहली आदत है सक्रिय बनिए, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब बस एक्टिव रहना तो नहीं होगा, कुछ गहरा है शायद। हाँ बिल्कुल गहरा है। इसका सीधा मतलब है अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना, ये मानना कि हमारे साथ जो होता है वो बाहरी हालात या लोगों की वजह से नहीं, अच्छा, बल्कि हमारे अपने चुनाव, हमारे रिस्पॉन्स तय करते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी कहानी खुद लिखते हैं। वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, वो सोच समझकर जवाब चुनते हैं। ये रिएक्ट करना और जवाब चुनना, इसमें फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। रिएक्टिव लोग मौसम की तरह होते हैं, बाहर सब ठीक तो वो खुश, मुश्किल आई तो दुखी या चिड़चिड़े। हाँ। उनका मूड बाहरी चीजों पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। हाँ, ये सुनने में आता है अक्सर। दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव इंसान है वो किसी भी घटना और अपने रिएक्शन के बीच एक स्पेस रखता है, एक पॉज लेता है। उस स्पेस में वो चुनता है कि उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ओके। बाहर का मौसम चाहे जैसा हो, वो अपना अंदरूनी मौसम कंट्रोल करता है। वो सोचेगा ठीक है, क्या ऑप्शंस है मेरे पास, मैं अपना गुस्सा काबू कर सकता हूँ, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। इसी से जुड़ा वो सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाला आइडिया भी है ना? वो क्या है? हाँ, वो प्रोएक्टिविटी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सब कुछ आता है जिसकी हमें चिंता होती है। दुनिया की प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी, ट्रैफिक, बॉस का मूड, बहुत कुछ। हाँ, बहुत सारी चीजें। और इनमें से ज्यादातर पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता। दूसरी तरफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा होता है। इसमें वो चीजें आती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। जैसे हमारी अपनी आदतें, हमारा नजरिया, हमारी स्किल्स, हमारा काम करने का ढंग, हमारी सेहत। अब कवि कहते हैं कि रिएक्टिव लोग अपना ज्यादातर टाइम और एनर्जी चिंता के घेरे में लगाते हैं। शिकायत करने में? हाँ, शिकायत करने में, चिंता करने में, दूसरों को ब्लेम करने में। नतीजा, उनका असर डालने वाला घेरा यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और छोटा हो जाता है। वो और बेबस महसूस करते हैं। और प्रोएक्टिव लोग इसका उल्टा करते हैं, बिल्कुल उल्टा। वो अपनी एनर्जी अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं, उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। जॉब पसंद नहीं तो शिकायत नहीं, नई स्किल सीखेंगे, नए मौके ढूंढेंगे। रिश्ते में तनाव है तो दूसरे को बदलने की बजाय खुद बेहतर सुनने वाले, समझने वाले बनेंगे। और मजे की बात यह है कि जब हम लगातार अपने इन्फ्लुएंस के सर्कल में काम करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो दायरा बड़ा होने लगता है। हमारी काबिलियत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम ज्यादा असरदार बनते हैं। यही है पर्सनल इंडिपेंडेंस की बुनियाद। ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी एनर्जी असल में कहाँ लगा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं दूसरी आदत पर। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत कीजिए। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है, प्रैक्टिकली कैसे समझें ऐसा? हाँ, ये गहरी आदत है लेकिन है बहुत प्रैक्टिकल। असल में ये डायरेक्शन सेट करने की आदत है। सोचिए, आप कहीं गाड़ी लेकर निकले हैं,
अगर मंजिल ही नहीं पता तो कहीं भी पहुंचेंगे या कहीं नहीं। से यही जिंदगी में लागू होता है। हमें साफ पता होना चाहिए कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। कभी एक मेंटल एक्सरसाइज देते हैं। कौन सी? कल्पना करें कि आप अपने ही फ्यूनरल में हैं, आपके अपने लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। आप क्या सुनना चाहेंगे कि आपने कैसी जिंदगी जी, क्या विरासत छोड़ी? ओह, ये तो काफी गंभीर विचार है। मतलब हर वक्त मौत के बारे में सोचें? नहीं, वैसा नहीं। ये सिर्फ क्लैरिटी लाने के लिए है। अंत का मतलब सिर्फ जिंदगी का अंत नहीं, किसी भी काम, मीटिंग, यहाँ तक कि दिन को शुरू करने से पहले भी उसका नतीजा सोचना है। ओके, समझा। मेन बात है एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना, अपने जीवन का एक संविधान जिसके बेस पर हम फैसले लें। जब हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, तो रोज की छोटी मोटी बातों में उलझते नहीं हैं। ये हमें बड़ी पिक्चर देखने में मदद करता है। हाँ, और ये पक्का करता है कि हम जो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो सही दीवार पर टिकी है या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि टॉप पर पहुंचकर पता चले कि गलत दीवार थी। सही बात है। तो पहले लक्ष्य तय किया, आदत 2, फिर उस तरफ बढ़ना, और यही तीसरी आदत आती है, पहली चीजों को पहली जगह दीजिए। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये दूसरी आदत को एक्शन में लाना है ना? एग्जैक्टली। अगर दूसरी आदत है सोचना, मेंटल क्रिएशन, तो तीसरी आदत है करना, फिजिकल क्रिएशन। ये उस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी कामों को प्रायोरिटी देना और उन्हें करना है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उससे ज्यादा है। हाँ, ये लाइफ मैनेजमेंट है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। कवि यहाँ एक बहुत काम का मॉडल देते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। कामों को 2 आधार पर बांटा जाता है, जरूरी, इंपॉर्टेंट, और तुरंत, अर्जेंट। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट वाला मैट्रिक्स देखा है मैंने। जी, पहला क्वाड्रेंट 1, जरूरी और तुरंत, जैसे कोई क्राइसिस, कोई डेडलाइन, ये तो करना ही पड़ता है। तीसरा क्वाड्रेंट तुरंत पर जरूरी नहीं, जैसे कई फोन कॉल्स, कुछ ईमेल्स, दूसरों के काम जो हमारे लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं। बहुत लोग यहाँ फंस जाते हैं क्योंकि अर्जेंट लगता है। हाँ, लगता है ये जरूरी है। चौथा क्वाड्रेंट न जरूरी न तुरंत, टाइम वेस्ट वाली एक्टिविटीज, बेकार की गपशप, कुछ सोशल मीडिया, यहाँ तो बस समय बर्बाद होता है। और दूसरा क्वाड्रेंट जरूरी पर तुरंत नहीं। यही है इफेक्टिवनेस का सेंटर। इसमें वो काम आते हैं जो हमारे लंबे समय के गोल्स, वैल्यूज, पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है, जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना, सीखना, एक्सरसाइज, आराम, तैयारी। और कवि का जोर इसी क्वाड्रेंट 2 पर है सबसे ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो क्वाड्रेंट I के संकटों में उलझे रहते हैं या क्वाड्रेंट 3 में दूसरों की अर्जेंसी में भटकते हैं। क्वाड्रेंट 2 के काम पीछे छूट जाते हैं क्योंकि वो अर्जेंट नहीं लगते। लेकिन वही सबसे जरूरी है। वही है जो आगे चलकर संकट बनने से रोकते हैं, हमारी क्षमता बढ़ाते हैं और हमें हमारे लक्ष्यों, आदत 2 के पास ले जाते हैं। तीसरी आदत का मतलब है हिम्मत से हाँ कहना क्वाड्रेंट 2 के कामों को, और नरमी से ना कहना क्वाड्रेंट 3 और 4 की चीजों को, भले ही वो अर्जेंट लगे। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। तो ये हुई व्यक्तिगत जीत की 3 आदतें। प्रोएक्टिव बनना, अंत ध्यान में रखकर शुरू करना, और जरूरी काम पहले करना। ये हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाती हैं। अब यहां से हम अगले पड़ाव कर चलते हैं, सार्वजनिक जीत, पब्लिक विक्ट्री। जी, इंटरडिपेंडेंस की ओर। हाँ, दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना। चौथी आदत है जीत जीत के बारे में सोचिए, थिंक विन विन। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, विन विन सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये सोचने का, जीने का एक तरीका है, एक फिलॉसफी है। अच्छा। ये इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया में मौके और संसाधन भरपूर हैं, अबंडेंस मेंटालिटी कम नहीं है, और किसी भी बातचीत या रिश्ते में ऐसा हल निकालना मुमकिन है जिससे सबको फायदा हो, सब खुश हो। ये उस सोच के उलट है कि केक लिमिटेड है, मुझे बड़ा पीस चाहिए तो तुम्हें छोटा मिलेगा। हाँ, वो स्कैरसिटी मेंटालिटी है। कवि विन विन के अलावा 5 और तरीके बताते हैं सोचने के। कौन कौन से? एक है विन लूज, मैं जीतूंगा तुम हारोगे, ये कॉम्पिटिटिव तरीका है। फिर है लूज विन, चलो मैं हार जाता हूं तुम जीत जाओ, ये अच्छा बनने की कोशिश होती है पर अंदर गुस्सा भरता है। फिर लूज लूज, मैं भी हारूं तुम भी हारो, ये अक्सर तब होता है जब 2 विन लूज वाले टकराते हैं, बदले की भावना। और एक है सिर्फ विन, मुझे बस अपनी जीत चाहिए, तुम्हारा क्या होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और सबसे अच्छा है विन विन और नो डील। नो डील मतलब अगर हम ऐसा हल नहीं निकाल पा रहे जिससे दोनों का फायदा हो, तो हम सहमत होते हैं कि अभी कोई डील नहीं करते,
इससे रिश्ता खराब नहीं होता, आगे फिर कोशिश कर सकते हैं। तो क्या विन विन हमेशा बेस्ट है? ज्यादातर सिचुएशंस में, खासकर जहां लंबे रिश्ते जरूरी हैं, परिवार, टीम, क्लाइंट्स, वहां विन विन ही टिकाऊ समाधान है। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए अपनी बात रखने की, और लिहाज चाहिए दूसरे की जरूरत समझने का। आसान नहीं है, पर भरोसेमंद रिश्ते इसी से बनते हैं। इसी समझ को और गहरा करती है 5वीं आदत, जिसे कवि कहते हैं सबसे जरूरी कम्युनिकेशन प्रिंसिपल। पहले समझिए, फिर समझे जाने की अपेक्षा कीजिए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। सुनने में तो सिंपल है, पर शायद सबसे मुश्किल है करना। क्यों? क्योंकि हमारी आदत ठीक उल्टी है। हम पहले अपनी बात कहना चाहते हैं, अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं। हम सुनते भी हैं तो इसलिए कि जवाब दे सकें। हाँ, मन में ये जवाब तैयार कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हम दूसरे की बात को अपने नजरिए से फिल्टर करते हैं और तुरंत जज करने लगते हैं, या सलाह देने लगते हैं, या सवाल पूछने लगते हैं, या अपनी ही कहानी सुनाने लगते हैं। कवि कहते हैं ये सब सुनने में रुकावटें हैं। तो सही तरीका क्या है? समझने का मतलब क्या है यहाँ? कवि जोर देते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग पर, सहानुभूति से सुनना। ये सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, ये है दूसरे इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना, उसकी फीलिंग्स को महसूस करना, उसकी दुनिया को उसकी आंखों से देखना। तो ये सिर्फ सहमत होना नहीं है? नहीं, सहमत होना जरूरी नहीं। जरूरी है गहराई से समझना कि वो क्या महसूस कर रहा है और क्यों। इसमें कान के साथ आंखें और दिल भी लगते हैं। बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन, शब्दों के पीछे छिपी भावनाएं, सब पर ध्यान देना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? जब आप किसी को सच में ऐसे सुनते हैं तो आप उसे एक तरह की साइकोलॉजिकल एयर देते हैं, सांस लेने की जगह। उसे लगता है कि हाँ, मुझे समझा गया है। अच्छा। इससे उसका डिफेंस कम होता है, भरोसा बढ़ता है, और तब वो आपकी बात सुनने और समझने को तैयार होता है। जब आपने दूसरे की जरूरत समझ ली, तभी आप अपनी बात असरदार तरीके से रख सकते हैं, और तब शायद कोई विन विन हल आदत 4 निकल आए। भी आपसी समझ और इज्जत की बुनियाद है। हाँ, और इसके बिना अगली आदत सिनर्जी मुमकिन ही नहीं है। सही कहा, बिना समझे कैसा सहयोग। और यहीं आती है 6ठी आदत, तालमेल बिठाइए, सिनर्जाइज। सिनर्जी शब्द थोड़ा सा रहस्यमय लगता है। इसका क्या मतलब है कि पूरा उसके हिस्सों के जोड़ से बड़ा होता है। 1 + 1 = 3 कैसे? सिनर्जी का मतलब है क्रिएटिव कोऑपरेशन। ये तब होता है जब 2 या ज्यादा लोग मिलकर कुछ ऐसा नया बना देते हैं जो वो अकेले कभी नहीं बना सकते थे। ये सिर्फ समझौता नहीं है जहां दोनों कुछ न कुछ छोड़ते हैं। 1 + 1 = 1.5। हाँ। ये सिर्फ साथ काम करना भी नहीं है। 1 + 1 = 2। सिनर्जी तब होती है जब हम मतभेदों को, डिफरेंसेस को प्रॉब्लम नहीं बल्कि ताकत मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मतभेदों का सम्मान। हम तो अक्सर उनसे बचते हैं या उन्हें मिटाना चाहते हैं। हाँ, और वहीं हम सिनर्जी का मौका गवा देते हैं। कवि कहते हैं दुनिया में यूनिफॉर्मिटी नहीं, यूनिटी चाहिए, विविधता में एकता। ओके। जब अलग अलग सोच, तजुर्बे, टैलेंट वाले लोग एक दूसरे को सच में समझने की कोशिश करते हैं, आदत 5, और विन विन हल निकालने के इरादे से साथ आते हैं, तो वो ऐसे नए और बेहतर आइडियाज खोज सकते हैं जो पहले किसी के दिमाग में थे ही नहीं। मतलब कुछ बिल्कुल नया बनता है। हाँ, वो एक दूसरे से सीखते हैं और नतीजा उनके अकेले काम के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। यही टीम वर्क की, इनोवेशन की असली पावर है। पर इसके लिए बहुत भरोसा और खुलापन चाहिए, जो पिछली आदतों से ही आता है। तो हमने व्यक्तिगत जीत आदत 1, 2, 3 देखी, फिर सार्वजनिक जीत आदत 4, 5, 6। क्या यहाँ सफर पूरा हो गया? 7वीं आदत भी है, आरी को तेज कीजिए, शार्पन द सॉ। ये रिन्यूअल के बारे में है। ये क्यों जरूरी है? ये आदत असल में बाकी 6 को जिंदा रखती है, उनके लिए फ्यूल का काम करती है। कवि एक कहानी सुनाते हैं लकड़हारे की। वो घंटों से पेड़ काट रहा है, थक गया है, पसीना पसीना है, पर पेड़ कट नहीं रहा। कोई उसे कहता है भाई रुक कर आरी तेज कर लो। वो कहता है टाइम का है, पेड़ काटना है। जबकि आरी तेज होती तो जल्दी कट जाता। बिल्कुल। 7वीं आदत यही है, हमें अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी खुद को लगातार रिन्यू करना होगा, अपनी आरी तेज करनी होगी, नहीं तो हम ब्लंट पड़ जाएंगे। तो ये आरी तेज करना किन एरियाज में जरूरी है? कवि 4 जरूरी आयाम बताते हैं जिनमें हमें संतुलन और लगातार बेहतरी लानी है। पहला, शारीरिक, फिजिकल। हमारा शरीर, सही खाना, एक्सरसाइज, पूरा आराम, स्ट्रेस मैनेजमेंट। शरीर ठीक नहीं तो कुछ नहीं। सही। दूसरा, मानसिक, मेंटल, हमारा दिमाग,
पढ़ना, लिखना, सीखना, सोचना, प्लान करना, दिमाग को एक्टिव रखना, सिर्फ पैसिवली टीवी या सोशल मीडिया देखना नहीं। तीसरा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, हमारी आत्मा, हमारे मूल्य। इसका मतलब जरूरी नहीं कि धार्मिक होना है, ये अपने कोर वैल्यूज से जुड़ना है, इंस्पिरेशन पाना है, शांति ढूंढना है, मेडिटेशन, नेचर में वक्त बिताना, अच्छा संगीत सुनना, सेवा करना, कुछ भी हो सकता है। ओके, और चौथा सामाजिक भावनात्मक, सोशल इमोशनल, हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, दूसरों से गहरे रिश्ते बनाना, एम्पैथी रखना, आदत 5, सहयोग करना, आदत 4-6, दूसरों की मदद करना। और इन चारों में बैलेंस जरूरी है, एक को छोड़ दें तो? हाँ, बैलेंस और रेगुलरिटी दोनों, ये चारों जुड़े हुए हैं। एक को इग्नोर करेंगे तो बाकियों पर असर पड़ेगा। जैसे थके हुए हैं शारीरिक तो दिमाग मानसिक काम नहीं करेगा और चिड़चिड़ापन, भावनात्मक बढ़ेगा। बात तो सही है। तो इन चारों एरिया में नियमित रूप से टाइम और एनर्जी लगाना एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। यही हमें बाकी 6 आदतें जीने की ताकत देता है। ये एक ऊपर की ओर जाने वाला स्पाइरल है। सीखो, कमिट करो, करो और फिर सीखो। तो ये थी स्टीफन कवी की 7 आदतें। हमने देखा कैसे ये पर्सनल जिम्मेदारी आदत 1 से शुरू होकर एक साफ दिशा आदत 2 और प्रायोरिटी आदत 3 तक जाती हैं। जी। फिर दूसरों के साथ पॉजिटिव रिश्ते आदत 4, गहरी समझ आदत 5 और क्रिएटिव सहयोग आदत 6 सिखाती हैं। और आखिर में इन सब को बनाए रखने के लिए लगातार खुद को बेहतर करना आदत 7। वाकई एक पूरा सिस्टम है ये। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? निचोड़ ये है कि इफेक्टिवनेस मतलब असरदार होना कोई तुक्का नहीं है। ये चॉइस है, उसूलों पर बनी आदतों का नतीजा है। ये 7 आदतें हमें एक रोड मैप देती हैं कि कैसे हम हालात के गुलाम बनने के बजाय अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन सकते हैं। ये दिखाती हैं कि असली कामयाबी सिर्फ अकेले कुछ पा लेने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ अच्छे से मिलकर काम करने में भी है। ये उसूल टाइमलेस हैं, काम में, परिवार में, समाज में, हर जगह लागू होते हैं। और इन्हें अपनाने से सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। नहीं, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ एक गहरी तसल्ली, एक बैलेंस और जिंदगी में एक मकसद मिलता है। और ये याद रखना जरूरी है कि ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। इसमें हमेशा सीखते रहने, बेहतर होते रहने की गुंजाइश है। वाकई ये सिर्फ आदत ही नहीं, जीने का एक तरीका है। और जैसा हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन 7 पावरफुल आदतों के बारे में सोचते हुए प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखना, जरूरी काम पहले करना, विन विन सोचना, पहले समझना फिर समझाया जाना, सिनर्जी बनाना और आरी तेज करना, इनमें से कौन सी एक आदत आपको ऐसी लगती है जिस पर अगर थोड़ा और ध्यान दें, उसे समझें और अपनी जिंदगी में उतारें, तो वो शायद सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। इस पर सोचना शायद इस चर्चा का सबसे अच्छा अगला कदम हो।